चलिए, तो हम अपनी अगली क्लास से जुड़ गए हैं और अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए हैं। जैसे कि राधा यादव ने कमेंट किया है कि सर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है और कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो राधा यादव, यदि आप मुझे सुन रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ी रहती हैं अंत तक तो आपका एग्ज़ाम ना सिर्फ पास होगा बल्कि अच्छे नंबरों से पास होगा। हमने इसलिए अपना ग्रुप का नाम भी रखा है लक्ष्य 120। यूपी टेस्ट सीटेट में हम 120 नंबर टारगेट करेंगे और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, तो नेक्स्ट 3-4 महीने में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हम मॉक टेस्ट, MCQ और बीच बीच में टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी पता चलती जाएगी। आपको अपनी तैयारी, आपको अपनी मजबूती और कमियां दोनों पता चलती जाएंगी, जिससे आप उनको उसमें इम्प्रूवमेंट करके अपने नंबर बढ़ा भी सकते हैं। बाकी श्वेता कुमारी ने पूछा है कि सर EVS कब पढ़ाओगे। अर्चना ने पूछा है कि सर इंग्लिश कब पढ़ाओगे। मीनू गौतम ने पूछा है कि सर मैथ्स और साइंस की क्लास कब से होगी। प्रीति त्यागी ने भी पूछा है मैथ्स साइंस के लिए। मुकेश कुमार ने इंग्लिश पेडागोजी के लिए पूछा है। प्रियंका सिंह ने EVS के लिए पूछा है। और शशि भूषण कुमार, वर्षा, अंजू कुमारी और साक्षी, ये लोग रेगुलर कमेंट करते हैं। थैंक यू इन सभी लोगों को। बाकी जो भी आपके डाउट है मैं आपको कमेंट में उत्तर दे देता हूँ। बाकी आपकी जो मैथ्स की क्लास है, मैथ्स और साइंस, इसका एक पेपर होता है 60 नंबर का। 20 नंबर की मैथ, 10 की मैथ पेडागोजी, 20 नंबर की साइंस, 10 की मैथ, 10 की साइंस पेडागोजी, 30-30 का होता है मैथ साइंस, टोटल 60। बाकी 30 की एक भाषा, 30 की दूसरी भाषा, 30 की बाल विकास। ये पेपर सेकंड मैथ साइंस वालों का है। तो उनकी मैथ की क्लास अभी शुरू की जाएगी कुछ दिन के बाद, यानी कि अभी ये मान के चलो कि 2 या 3 दिन में हम आपकी मैथ की क्लास शुरू कर देंगे। बाकी उसके बाद कुछ दिन बाद मैं पूरी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सारी क्लास स्टार्ट करवाऊंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद आपकी मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी, जो 1 से 5 और 6 से 8 दोनों पेपर के लिए होगी। आप 1 से 5 के लिए पढ़ सकते हैं मैथ, और 6 से 8 जिसका मैथ साइंस है वो भी पढ़ सकता है। बाकी यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आपका कोई भी दोस्त जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा ये टॉपिक चल रहा था बाल विकास का, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और अब हम पढ़ेंगे आगे का। जैसे ये रह गया था आपका ये टॉपिक कि अधिगम का अर्थ और स्वरूप क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग, ये क्या है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो सीखना एक व्यापक शब्द है। व्यापक का मतलब होता है बढ़ा। व्यापक का मतलब क्या होता है? बढ़ा। तो सीखना एक व्यापक शब्द है। ये व्यापक, संक्षिप्त मतलब छोटा, व्यापक मतलब बहुत बड़ी प्रक्रिया। जैसे वृद्धि है तो एक छोटी प्रक्रिया है, और विकास शब्द है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, व्यापक है। इसी प्रकार सीखना एक व्यापक शब्द है। आप जन्म के बाद से सीखना शुरू करते हैं, जन्म से आप सीखना शुरू करेंगे और मृत्यु पर्यंत तक सीखना चलता है। जैसे विकास चलता है, विकास प्रसवपूर्ण अवस्था से मृत्यु तक चलता है, ऐसे ही सीखना। आप जब छोटे होंगे तो आप सीखना शुरू करेंगे जन्म के बाद, उसके बाद आप बाल्यावस्था में सीखेंगे, किशोर अवस्था में सीखेंगे, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में सीखेंगे, और उसके बाद आप मतलब मृत्यु पर्यंत तक, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आप सीखेंगे। तो सीखना एक व्यापक शब्द है और सीखना एक व्यापक प्रक्रिया भी है। यह जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। इसका अर्थ क्या हुआ? यह जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। इसका अर्थ ये हुआ कि सीखने के लिए हमें जन्मजात जो बुद्धि मिलती है, जो योग्यताएं, जो कुशलताएं और जो क्षमताएं मिलती हैं, उसके आधार पर हम सीखते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि सीखना जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। कैसे? जैसे 3 बच्चे हैं, एक सामान्य बुद्धि का बच्चा है, एक पिछड़ी बुद्धि का बच्चा है, एक प्रतिभाशाली बुद्धि का बच्चा है जिसकी IQ 140 प्लस है। तो ये तीनों बच्चे जिसको जन्म से जैसी बुद्धि मिलेगी वैसा वो सीखेगा। 140 वाला बच्चा है वो और अच्छा सीखेगा, वो चीज़ें बहुत जल्दी सीखेगा। कम बुद्धि का बच्चा है जो वो बहुत लेट सीखेगा। जो सामान्य बुद्धि का बच्चा है वो सामान्य समय में सीखेगा। तो उसकी जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना सीख रहा है। इसके बाद है कि परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता। सभी तरीके के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता। आपने
कोई आपके शरीर में कोई परिवर्तन हुआ, जैसे परिवर्तन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो कुछ परिवर्तन मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यवहार में परिवर्तन थकान से भी होता है। कभी आपको थकान हो गई, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, आप बिस्तर पर डले हैं, तो ये परिवर्तन आपके शरीर में हुआ। आपने कोई दवा खा ली, ड्रग्स वगैरह नशीली दवाएं हैं, ये आपने खा ली, आप उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। ये एक परिवर्तन दवा खाने से भी होता है। जैसे आपने ड्रग्स ले लिया, उसके बाद आपके शरीर में कोई परिवर्तन हुआ, तो ये सीखना नहीं है। आपने ड्रग्स लेके कोई ख़राब व्यवहार किया, तो इसको सीखना नहीं कहेंगे। किसी बीमारी और परिपक्वन आदि से भी सीखना हो सकता है, लेकिन हम इसको सीखना नहीं कहेंगे। देखो, सीखना क्या है? हम कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं, उसको हम सीखना कहते हैं। हमारे व्यवहार में कोई अच्छा परिवर्तन होता है जिससे हमारा विकास हो। यदि हमारा विकास नहीं होता है, हमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है अगर कोई चीज़ से, जैसे हम 150 नंबर का सीटेट का पेपर देते हैं, हम तैयारी भी करते हैं बहुत, लेकिन जैसे हमने एक मॉक टेस्ट दिया, हमारे 90 नंबर आए, ठीक है, हमारे 90 नंबर आए, और उसके बाद हमने दूसरा 1 महीने तैयारी करने के बाद हमने दूसरा मॉक टेस्ट दिया, हमारा एक भी नंबर नहीं बढ़ा, तो हम क्या कहेंगे कि हमने कुछ नहीं सीखा। यदि हमने कुछ सीखा होगा, अच्छे से मेहनत से पढ़ा होता, तो हमारा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता, कुछ ना कुछ विकास होता। 2, 4, 5, 10 नंबर जितने भी बढ़ते, लेकिन बढ़ते ज़रूर। तो यदि हमारा विकास नहीं हुआ तो हम उसको सीखना नहीं कहेंगे। अगला है, ऐसे परिवर्तनों को भी सीखना नहीं कहा जाता। तो ऐसे परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जाता। मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य क्या है? मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य है उन परिवर्तनों से जो अभ्यास से और जो अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। ये 2 शब्द, आप इन 2 शब्द में फोकस कीजिए। ऐसे परिवर्तन जो अभ्यास से और अनुभव से होते हैं, उनको हम सीखना कहते हैं। अभ्यास, जैसे हमारे सीटेट में मॉक टेस्ट में 90 नंबर आए, हम बहुत अभ्यास कर रहे हैं, अब बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब सारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं 10-10, 12-12 घंटे, और फिर हम जब 1 महीने बाद दोबारा मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारे 110 नंबर आते हैं, पहले 90 आ रहे थे। तो ये अभ्यास से हमने सीखा है। तो ये हमने अभ्यास किया, और अभ्यास किया तो हम सीखे उस चीज़ को। अनुभव क्या होते? अनुभव ये होते कि जैसे आपने शुरू में 2-4 गलती की, आपको पता चला कि नहीं यार, ऐसे गलती नहीं करनी थी, तो ये अनुभव है, ये आपको आगे दूसरे मॉक टेस्ट में काम आएगा। उस मॉक टेस्ट में कुछ गलती हुई, आपने उन गलतियों से सीखा, तो फिर ये अनुभव फिर आ गया आपके साथ, ये आपको अगले मॉक टेस्ट में फ़ायदा करेगा। तो ये अनुभव होते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैंने 20 मॉक टेस्ट दिए, तो आपको उसको 20 मॉक टेस्ट देने का अनुभव हो गया। अब ये 21 बार जब वहाँ पे एग्जाम हॉल में देगा, तो ये अनुभव उसके काम में आएगा। ये अनुभव होता है। तो जो सीखना है वो अभ्यास से होता है और अनुभव से होता है। तथा जिनका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना है। हम क्यों सीख रहे हैं? हम लोग क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम समायोजन कर सकें। हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम समायोजन कर सकें। जैसे एक बच्चा होता है, समायोजन में बता दूं, एक बच्चा होता है, जब हमारी बाल सभा होती है तो हम उसको वहाँ पे कुछ बोलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन इतनी सारी भीड़ में वो समायोजन नहीं कर पाता। जब वो समायोजन नहीं कर पाता तो हमारे टीचर उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हें जो कुछ भी आता है तुम वो सुना दो। यदि तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम अपना नाम बता दो, अपने घर का नाम बता दो, अपने देश का नाम बता दो, अपने राज्य का नाम बता दो, कुछ भी बता दो, लेकिन बता दो। क्यों हम ऐसा बोलते? क्योंकि उसको कुछ नहीं आ रहा है, वो असमायोजित हो रहा है, वो गैटी फील कर रहा है, उसको निराशा हो रही है। अगर हम ऐसा बोल देंगे तो वो समायोजित हो जाएगा कि चलो कम से कम इतना तो हमें आ रहा है, इन सब लोगों के सामने वो बोलने से डर रहा है। बहुत सारे लोग हैं, 200 लोग हैं बाल सभा में, तो वो एक बच्चा है, वो कम से कम इतना तो बता ही देगा और अपने व्यवहार को समायोजित कर लेगा। ये समायोजन होता है। इसलिए हमें चीज़ें सीखना पड़ती हैं ताकि हम व्यवहार में समायोजन कर सकें। हम कोई नई जगह जाते हैं और वहाँ हमें समायोजन करना होता है, तो हम धीरे धीरे लोगों को देखते हुए, उनकी क्रियाओं को देखते हुए समायोजन करते हैं। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत संचालित होती है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत संचालित होती है। जीवन पर्यंत मतलब आप जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं। बाल्यावस्था में कुछ सीखते हैं, किशोरावस्था में कुछ सीखते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं उसके बाद कुछ सीखते हैं, उसके बाद वयस्कावस्था और वृद्धावस्था तक यानी कि मृत्यु तक आप सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर सार्वभौमिक है।
इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर सार्वभौमिक होती है। ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होती है। सार्वभौमिक ऐसी चीज़ जो सब जगह मान्य है। जैसे सार्वभौमिक का अर्थ मैं पहले मैं बता दूं आपको। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल इंग्लिश में। और जैसे हम कहते हैं कि सूर्य उत्तर दिशा से निकलता है, नहीं उत्तर नहीं, पूरब दिशा से निकलता है सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। ये सार्वभौमिक सत्य है। ये दुनिया में कहीं भी हो, ये बात पूरी दुनिया में मानी जाएगी कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। तो ये बात सार्वभौमिक है। इसी प्रकार सीखने की जो प्रक्रिया है किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर सार्वभौमिक है। सब लोगों में सीखना होता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अनुभव और अभ्यास करता है, यदि वो अभ्यास करता जाता है और अनुभव से सीखता जाता है, तो ये सीखने की प्रक्रिया में वो उसका विकास होता जाएगा। और ये प्रक्रिया किसी एक या दो व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये सार्वभौमिक है। कहीं पे भी चले जाओ आप पूरी दुनिया में, सीखना इसी प्रकार होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सीखना व्यक्तिगत होता है या सार्वभौमिक होता है, तो आप सार्वभौमिक पे टिक करेंगे। देखिए हम टॉपिक में कुछ भी छोड़ के नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपका वीडियो ये 3-4 लग गए एक टॉपिक को कवर करने। और ये टॉपिक बढ़ा भी है, आप इस बात को मानना पड़ेगा। ये टॉपिक बढ़ा है और टॉपिक की अपेक्षा ये टॉपिक बढ़ा है। इसके कंसेप्ट भी ज़्यादा हैं और इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं इसको कवर कर रहा अच्छे से, कुछ भी मैं छोड़ के नहीं चल रहा, वरना आपका टॉपिक कभी का हो जाता। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अधिगम जो है वो वातावरणजन्य भी होता है। व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, अब जिस प्रकार के वो वातावरण में रहेगा उसी प्रकार के अनुभव है सीखता है। इस पे स्पष्ट है कि अधिगम वातावरण के साथ साथ व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करता है, व्यक्ति की रुचि पर निर्भर करता है, तत्परता पर निर्भर करता है। देखो मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझाऊंगा। अधिगम वातावरणजन्य भी होता है। वातावरणजन्य कैसा? जैसे एक बच्चा है आपकी कॉलोनी का, वो नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो गया और नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ तो वो उतना सामान्य था वो पढ़ने में, लेकिन वहाँ जाके वो बहुत होशियार हो गया और अच्छे से पढ़ता है। और अब वो 95% और उससे ऊपर भी, और उसका बोलने बताने का तरीका सब कुछ अच्छा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नवोदय विद्यालय में वहाँ उसको टीचर अच्छा वातावरण देते हैं, उसको अच्छी क्लासेस मिलती हैं, अच्छे टीचर्स मिल गए, अच्छा वातावरण मिल गया, पढ़ाई भी अच्छी हो रही, खाना भी अच्छा हो रहा, सब कुछ अच्छा मिल गया उसको। घर से भी अच्छा वातावरण दिया गया नवोदय विद्यालय में उसको, तो उसका विकास अच्छे से हो गया और वो बहुत सारी चीज़ें सीख भी गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे उसको अच्छा वातावरण दिया गया। हमारे यहाँ किसी बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं दिया गया, किसी घटिया से स्कूल में उसको पढ़ा दिया गया, उसकी अच्छी कोचिंग नहीं हुई, घर वालों ने भी अच्छा वातावरण दिया, ना पढ़ने के लिए किया, ना कुछ, ना अच्छा खाना पीना, तो उसका वातावरण उतना नहीं हो पाया। उसको अच्छा वातावरण नहीं दिया तो वो चीज़ें नहीं सीख पाया और गलत व्यवहार और सीख गया। तो यदि हम उसको अच्छा वातावरण देंगे तो उसका अधिगम होगा। तो अधिगम वातावरणजन्य भी होता है और व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण रहता है उस प्रकार के अनुभव वह सीखता जाता है। और इससे स्पष्ट है कि अधिगम वातावरण के साथ साथ व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करता है। यदि आप तेज बुद्धि के होंगे तो आपका और तेज़ी से विकास होगा और तेज़ी से आपका अधिगम होगा और तेज़ी से आप सीखेंगे चीज़ें। रुचि पर निर्भर करता है। रुचि, यदि आपकी गणित में रुचि है और आपको गणित करना, मैथ के सवाल लगाना अच्छे लगता है, तो आप मैथ में पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। उस बच्चे की अपेक्षा जिसको मैथ में रुचि नहीं है वो आपसे टक्कर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी मैथ में रुचि है। तो आप मैथ जल्दी सीखेंगे, वो देर से सीखेगा क्योंकि उसमें मैथ रुचि नहीं है। तो रुचि पर भी निर्भर करता है, तत्परता भी निर्भर करता है। तत्परता का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा अभी कि सीटेट की तैयारी शुरू हो रही है, सब लोग जुड़ जाएं। तो जो पढ़ने के लिए तत्पर होंगे, तत्पर मतलब तैयार, तत्परता का मतलब है तैयार। आप कितने तैयार हैं? यदि आप सीखने के लिए तैयार होंगे, यदि आप सीखने के लिए जितने ज़्यादा तैयार होंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। थॉर्डाइक ने 3 नियम दिए हैं, उसमें एक मुख्य नियम तत्परता का नियम भी है। तत्परता मतलब तैयारी। लॉ ऑफ रेडीनेस, आप कितने रेडी हैं तैयारी करने के लिए, इससे भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है। आप बहुत जल्दी सीखेंगे यदि आप तैयार होंगे सीखने के लिए, कि मैंने वीडियो डाला और आपने फटाक से देख लिया, क्योंकि आप तैयार हैं। आपको जो अच्छी चीज़ें लगी आपने अपने नोट्स में, आप अपने हाथों से नोट्स बना लिए, उन चीज़ों को लिख लिया। जिन शब्दों का आपको अर्थ नहीं पता उन शब्दों का अर्थ लिख लिया आपने, जैसे रुचि, बुद्धि, तत्परता, इन चीज़ों का जैसे आपको अर्थ नहीं पता तो आपने लिख भी लिया आपने, अगर सर ये होता है इनका अर्थ। इसके बाद निष्कर्षतः
निष्कर्षतः अधिगम क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत व्यापक होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और व्यक्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। सीखना उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया है। अब ये उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया क्या है? उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया मतलब लगातार विकास की प्रक्रिया, उसको हम कहते हैं उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर मतलब अगर नहीं पता हो तो अपने नोट्स में लिख लें। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, लगातार होते जाना। जैसे विकास है, प्रसवपूर्ण अवस्था प्रीनेटल स्टेज से शुरू हुआ और मृत्यु पर्यंत तक होता जाता है, होता जाता है, भले धीरे हो, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, लेकिन होता जाता है। इसी तरह सीखना भी होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो सीखना उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया है तथा उन्नति का भी सूचक है। इस शब्द पे गौर कीजिए, उन्नति का भी सूचक है। तो उन्नति मतलब इंप्रूवमेंट, आप में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। यदि आप में इंप्रूवमेंट हुआ है तो आपने कुछ ना कुछ सीखा है। आप जैसे मैंने सीटेट का दिया पेपर, मॉक टेस्ट, मेरे 90 नंबर आए, एक महीने के बाद मैंने फिर दिया तो मेरे 110 नंबर आए, मुझ में इंप्रूवमेंट हुआ, मेरे नंबरों में इंप्रूवमेंट हुआ, तो हम कहेंगे कि हमने सीखा है। तो सीखना उन्नति का सूचक भी है। वे परिवर्तन जो बालक के विकास में अवनति के सूचक हैं, अवनति के सूचक हैं, वे सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते। मतलब आपने सीटेट मॉक टेस्ट दिया, 90 नंबर आए, इसके बाद एक महीने बाद दोबारा दिया अच्छे से पढ़ के, आपके 2 नंबर कम गए, 88 हो गए। मतलब ये तो अवनति हो गई, आपको सीखे नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ और घट गया आपका तो परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं सीखे, तो ये अवनति का सूचक है। विकास तो जो बालक के विकास में अवनति का सूचक है तथा उन्नति का भी सूचक है, और वे परिवर्तन जो बालक के विकास में अवनति के सूचक हैं, विकास की क्रिया के अंतर्गत नहीं आते। हाँ, जिससे आपके यदि कोई परिवर्तन आप में ऐसा होता है जिससे आपके विकास में अवनति होती है, आपका विकास नहीं होता। अवनति मतलब आपका विकास नहीं हो रहा, उन्नति मतलब आपका विकास में इंप्रूवमेंट हो रहा। यदि आपके विकास में इंप्रूवमेंट होता है तो आप सीख रहे हैं, उसको हम सीखना कहेंगे। ऐसे परिवर्तन जो आपके विकास में इंप्रूवमेंट कर दें तो उनको तो हम सीखना कहेंगे, और जो इंप्रूवमेंट ना करें उनको हम क्या कहेंगे कि वो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते। प्रक्रिया मतलब एक क्रिया, एक काम, तो वो सीखने के काम के अंतर्गत नहीं आते। इसी प्रकार व्यवहार में परिवर्तन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के। तो 2 बच्चे हैं, जो नवोदय विद्यालय में जा रहा है वो अच्छी चीज़ें सीख रहा है, एक और बच्चा है हमारी कॉलोनी का, वो गंदी गंदी चीज़ें सीख रहा है। व्यवहार में तो दोनों के परिवर्तन हो रहा, वो अच्छे से बात करता है, ये टेढ़े मुँह बात करता है, तो ये गंदी चीज़ें सीख रहा, वो अच्छी चीज़ें सीख रहा। तो व्यवहार में परिवर्तन दोनों के हो रहा, तो सीख तो दोनों रहे, लेकिन बुरे परिवर्तन और अच्छे परिवर्तन ये अलग अलग होते हैं। किसी में बुरे परिवर्तन हो जाते, किसी में अच्छे हो जाते। वुडवर्थ की परिभाषा है और एक स्किनर की परिभाषा है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में लगातार सामंजस्य की प्रक्रिया है, और वुडवर्थ की आप डेफिनेशन इस दोनों की याद कर लें, और कभी कभी इनसे क्वेश्चन भी आता है, स्किनर से तो आया भी है इस बार। विकास एवं अधिगम में संबंध क्या है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। विकास एवं अधिगम में संबंध क्या है? देखिए, विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रीनेटल स्टेज से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? जीवन पर्यंत तक चलती है। और सीखने की प्रक्रिया जन्म के बाद शुरू होती है और जीवन पर्यंत तक सीखने की प्रक्रिया भी चलती है। अब इनमें संबंध क्या है एक दूसरे में? सीखना और विकास, सीखना और विकास, इनमें क्या संबंध है? तो अधिगम और विकास एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि अधिगम और विकास एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? पूरक हैं या विरोधी हैं? तो विरोधी नहीं है, सहयोगी हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। एक दूसरे पूरक मतलब पूर्ति करने वाला। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और कोई हमारी पूर्ति कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा पूरक है। तो अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आपका विकास कब होगा? जब आप चीज़ें सीखेंगे। एक 2 बच्चों का उदाहरण देके मैं बताता हूँ कि एक बच्चा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, अब वो 21-22 साल का हो गया, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ना वो स्कूल गया ना वो कॉलेजेस गया, तो आप देखना कि उसका विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने चीज़ें नहीं सीखी। स्कूल जाके विद्यालय जाके समाज में उसने चीज़ें नहीं सीखी, इसलिए उसका विकास नहीं हुआ, भले वो 22 साल का हो गया। एक दूसरा 22 साल का लड़का है जो अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छे समाज में रहा, अच्छा वातावरण मिला उसको, और उसका विकास बहुत अच्छा हुआ उस 22 साल के लड़के की अपेक्षा जो स्कूल नहीं जाता था।
तो इसका विकास क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि इसने सीखा है, अधिगम, इसने अधिगम किया है, इसने अधिगम किया है। तो इसने अधिगम किया है तो इसका विकास हुआ है। उसने अधिगम नहीं किया, स्कूल नहीं गया, ना समाज से सीखा और ना अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, तो उसका विकास नहीं हुआ। तो अधिगम और विकास एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अधिगम के बिना विकास संभव नहीं है। यदि आप चीज़ें नहीं सीखेंगे, देखो अब वो स्कूल नहीं जा रहा बच्चा, वो समाज से भी नहीं सीख रहा, स्कूल से भी नहीं सीख रहा, कोचिंग से भी नहीं सीख रहा, अनुभवों से भी नहीं सीख रहा, अभ्यास भी नहीं कर रहा, तो उसका विकास नहीं होगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, वो साधारण सा दिखेगा, ना उसको अच्छे से बातें करना आएंगी। और यदि आपको विकास में यदि आपका विकास होना तय है तो उसके लिए आपको अधिगम करना होगा। अधिगम के बिना विकास असंभव है। दोनों कारकों में अंतर संबंधों का पाया जाना निश्चित है। अब अधिगम में विचरण, अधिगम में विचरण, इसका आप लिख लें यदि आपको ना पता हो तो। इसका अर्थ होता है अधिगम में, इसका अर्थ होता है अधिगम में विचरण का अर्थ होता है अधिगम में अंतर, अधिगम में अंतर मतलब सीखने में अंतर, वेरिएशन इन लर्निंग, इसको लिख लें आप, सीखने में अंतर, वेरिएशन इन लर्निंग। प्रत्येक मानव की योग्यता, प्रत्येक मानव प्राणी में अधिगम की योग्यता होती है, सीखने की योग्यता हर व्यक्ति में होती है, कोई कम सीखता कोई ज़्यादा सीखता, परंतु अधिगम की योग्यता हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं होती। इस पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, किसी में अलग क्वालिटी है, किसी में अलग क्वालिटी है, तो हर व्यक्ति अलग अलग होता है। और जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है तो वो अलग तरीके से सीखेगा, कोई तेज बुद्धि का है तो वो अलग तरीके से सीखेगा। तो हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की योग्यताएं अलग अलग होती हैं, यही कहलाता है अधिगम में अंतर। तो इस पर व्यक्ति भिन्नताओं का प्रभाव भी पड़ता है। पहले मैं इसको आपको बता चुका हूँ फर्स्ट सेकंड वीडियो में। अब अधिगम क्षमता में अंतर होने के कारण हर व्यक्ति में समान मात्रा में अधिगम नहीं कराया जा सकता। समान मात्रा में, यदि आप सोचें कि हम सारे व्यक्तियों के 120 नंबर ला दें तो समान मात्रा में अधिगम नहीं कराया जाता, तो नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? सभी व्यक्तियों के, जैसे हमसे 3000 लड़के जुड़े हैं, यदि हम चाहें कि 3000 के समान मात्रा में नंबर आ जाएं तो एक कंडीशन में आ सकते हैं, बाकी कब आ सकते हैं तो मैं बता रहा हूँ कब आ सकते। तो अधिगम नहीं कराया जा सकता। लोगों के व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति में अंतर केवल परिपक्वता के कारण ही नहीं होता, बल्कि विकास और अधिगम दोनों का परिणाम है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें उनके सबके नंबरों को बढ़ाना है, 120 तक सबको पहुंचाना है, तो उनकी रुचि हमें देखनी होगी कैसी होगी, उनकी अभिवृत्ति, उनकी व्यक्तित्व। पता चला मैं वीडियो डालता हूँ, कोई देखता है कोई नहीं देखता। अब जो नहीं देखता उसको मैं कैसे लाऊं? जो नहीं पढ़ रहा, जो नहीं बात मान रहा, उसको मैं कैसे ऊपर लाऊं? उसको मैं कैसे अधिगम कराऊं? नहीं करा सकता। और फिर अधिगम नहीं होगा तो 120 नहीं ला पाएगा। तो सब लोग समान मात्रा में अधिगम नहीं करते। जैसे मैंने आज वीडियो डाला, किसी ने आज ही देख लिया, किसी ने कल देखा, किसी ने 1 महीने बाद देखा। सब लोग समान मात्रा में नहीं सीखते। और जो अच्छे से सीखेगा, अच्छे से पढ़ेगा, चीज़ों को अच्छे से ग्रहण करेगा, घर पे मेहनत करेगा, क्लासेस देखेगा, PDF नोट्स सारे देखेगा, उसका 120 आना तय है। तो इसी प्रकार अधिगम क्षमता में अंतर होने का हर व्यक्ति समान मात्रा में अधिगम नहीं करता। समान मात्रा में इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी अधिगम क्षमता भी अलग है। वो नहीं पढ़ पा रहा, वो सामान्य बुद्धि का है या कम बुद्धि का है, वो नहीं पढ़ पा रहा। जो तेज बुद्धि का है उसकी क्षमताएं अलग है, वो जल्दी सीख लेगा, उसके 20 के 125 भी आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो आप अच्छे से। जो भी आपको दिक्कत है कमेंट करो। कमेंट में बहुत सारे लोग अच्छी कमेंट भी करते हैं, पूछते भी हैं, मैं सबका उत्तर भी देता हूँ बाकायदा। तो जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई निःशुल्क क्लास है ये हमारी, और हम 3-4 महीने तक आपकी तैयारी अच्छे लग के करवाएंगे। और अभी कुछ दिन के बाद आपकी मैथ की क्लास 2-3 दिन के बाद शुरू हो जाएगी। उसके बाद और भी क्लासें हम आपकी शुरू करेंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप नीचे बताते जाएँ, और लोगों ने बताया है। तो इन सारी क्लासों को इतने सिस्टमेटिक ढंग से, अभी तो एक क्लास मिल रही है आपको, मैं ऐसे ही आपको 3-3, 4-4 क्लास दूंगा, वो भी 1-1 घंटे की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मात्र 3-4 महीने में, 3-4 महीने होता तो ये कम समय है 120 नंबर के लिए, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे ज़्यादा तो ये हमारे लिए ज़्यादा समय होगा। कम समय हमें नहीं पड़ेगा यदि हम खुद मेहनत करेंगे तो। दूसरा है विकास की सीमाएं। विकास की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की निश्चित सीमा होती है और उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि अधिगम की व्यवस्था के विकास के स्तर को ध्यान में रखकर, यदि अधिगम की व्यवस्था
अधिगम की जो व्यवस्था है वो विकास के स्तर कितना है उसको ध्यान में रखकर की जाती है, तो अच्छे परिणाम की आशा की जानी चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि हम चाहें कि बालक में बहुत अच्छा अधिगम हो, बालक बहुत अच्छा सीखे, 100 में से 100 नंबर ले, इतना सीखे कि 100 में से 100 नंबर ले ले, तो कब ले लेगा? पूरे क्लास के लड़के 100 में से 100 नंबर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सबका विकास का स्तर अलग अलग है। कोई पिछड़ी बुद्धि का है, कोई सामान्य बुद्धि का है, कोई तेज बुद्धि का है। जो तेज बुद्धि का है उसको हम अच्छे से सिखाएंगे, वो अच्छे से सीखेगा, वो तो पूरे में से पूरे नंबर ले लेगा, 100 में से 100। लेकिन और जो है उनकी क्षमताएं कम है, वो पढ़ते कम हैं, उनको हम सिखाएंगे तो पूरे नंबर नहीं ले पाएंगे। तो वो जितने ले सकें हमें उतने दिलाना है और साथ में और बढ़वाना है। तो उनका जो विकास का लेवल है, जितना उनका विकास है उसके हिसाब से हम उन्हें सिखाना है। यदि हम उसके विकास के हिसाब से उन्हें सिखाएंगे तो उनके अच्छे नंबर आएंगे। जैसे कोई पिछड़ा बच्चा है और उसके माता पिता उससे कहें कि तुम्हारे 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं आते, अब उसका विकास उतना नहीं हुआ जन्म से, तो उसके 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे। लेकिन जितने आ सकते हैं आप उतने तो लाइए, कम से कम आपके जितने ज़्यादा आ सकते हैं उतने ज़्यादा लाइए। यदि पूरे वैसे पूरे नहीं आते नहीं आने दो, लेकिन आपका जो विकास का स्तर है उस क्षमता के हिसाब से लाइए। जैसे यदि मैं कह दूं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं, तो ये मेरे क्षमता से बाहर की बात है, मैं नहीं कर सकता यूपीएससी क्लियर, क्योंकि मेरा विकास का स्तर उतना नहीं है, इसलिए मैं यूपीएससी नहीं कर सकता। तो कोई कहे मुझसे कि नहीं तुम तो यूपीएससी करो, तो फिर मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, मैं 5-6 साल बर्बाद कर दूंगा, मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि मेरा विकास का इतना और उतना नहीं है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर पाऊँ। ये सिर्फ मैंने उदाहरण दिया है, आप मेरे व्यक्तिगत पर ना जाएं कि मैं कर सकता हूँ या ना कर सकता हूँ, तो ये अलग बात है, मैंने बस इस उदाहरण दिया है एक। तो ये विकास की सीमाएँ होती हैं, सीमाएँ मतलब लिमिट्स, कि कहाँ तक आपका विकास हुआ है और उसी के अनुसार आप सीखेंगे जितना हुआ है। अगला है अधिगम की समय सारणी, टाइम टेबल फॉर लर्निंग। विकास तथा अधिगम के बीच तीसरा प्रमुख अंतर संबंध यह है, इस थ्योरी को आप थोड़ा सा स्किप कर दें कुछ ऊपर तक की, बाकी यहाँ से मैं थ्योरी को पढ़ाता हूँ कि इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति जब तक तत्पर नहीं है, तत्पर मतलब लिख लो अपनी कॉपी में, तत्पर मतलब तैयार नहीं है सीखने के लिए, जब तक तैयार नहीं है सीखने के लिए उसे हम नहीं सिखाएंगे। जैसे हमारे घर में एक बच्चा है, वो कक्षा 6 में पढ़ता है, हम लोग उससे कितना भी कहेंगे कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। कब तक नहीं पढ़ेगा? जब तक वो खुद सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं पढ़ेगा। जैसे मेरी वीडियो है, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप 3-4 महीने तैयारी करिए, लेकिन आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, मैं कितना भी कह लूँ। इसलिए आपको खुद सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, कोई आपको दूसरा कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे। कोई दूसरा कह भी देगा तो उसके चक्कर में आप 1-2 घंटे बैठ भी जाएंगे पढ़ने, लेकिन आप उतना नहीं सीखेंगे जितना वो बच्चा सीख रहा है जो सीखने के लिए तैयार है। तो आपको अगर सीखना है तो सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बाकी अधिगम की समय सारणी, एक टाइम टेबल होता है सीखने का एक टाइम टेबल भी होता है कि हमें कब क्या सीखना है, कितना सीखना है, एक हिसाब किताब होता है। इसलिए हम कहते हैं कि टाइम टेबल बनाओ। जैसे आपको सीटेट की तैयारी करनी है, लक्ष्य 120 बनाना है, तो आप घर में एक टाइम टेबल चिपका लो कि हमें इतना पढ़ना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतना खाना है, नहाना, सारा टाइम, ज़्यादातर टाइम आप पढ़ने को दें टाइम टेबल में, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे, 8-10 घंटे, जितना पढ़ सकें आप, जितनी आपकी क्षमता है। क्षमता से बाहर तो पढ़ेंगे नहीं, मन नहीं लगेगा आपका। जितनी क्षमता है तो अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें, धीरे धीरे इस क्षमता को बढ़ाते जाएं। तो विकासात्मक तत्परता, अधिगम की तत्परता निश्चित करने में सहायक होती है। हरलॉक ने लिखा भी है, देख लो, ये हरलॉक भी कह रहे हैं कि हरलॉक 1975 ने लिखा है कि व्यक्ति यदि अधिगम के लिए तैयार नहीं है मतलब तत्पर नहीं है, तो अधिगम तैयार है तो अधिगम हो सकता है, अन्यथा अधिगम नहीं हो सकता। यही बात तो मैंने बोली है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, हरलॉक स्किनर, ये फेमस है, इनकी डेफिनेशन आप याद कर लें, लिख लें 2-3 बार, सुबह शाम पढ़ें तो याद हो जाएंगी। उद्दीपन की आवश्यकता, नीड ऑफ स्टिमुलस, ये आप अपनी कॉपी में लिख लें यदि आपको इसका मीनिंग ना पता हो कि उद्दीपन क्या कहलाता है, स्टिमुलस क्या कहलाता है। उद्दीपन की आवश्यकता, तो प्राणी में जो अनुमानसिक विशेषताएं निहित होती है उनको विकसित होने के लिए सामाजिक अधिगम एवं उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। उद्दीपन की आवश्यकता और सामाजिक अधिगम की आवश्यकता पड़ती है। अब ये क्या है उद्दीपन और सामाजिक आवश्यकता? ये उद्दीपन होता है एक प्रकार का पुरस्कार। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अभी आप लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है और मैं कुछ दिन बाद आपका एक टेस्ट लूँगा,
और उस टेस्ट में यदि आप जिन लोगों के टॉप 10 लड़कों के अच्छे नंबर आते हैं उनको मैं पुरस्कार दूंगा, या उनका मैं यहाँ पे नाम से शेयर करूँगा अपनी स्क्रीन रिकॉर्डर से, अपनी स्क्रीन पर उनके नाम शेयर करूँगा जो टॉपर रहेंगे। तो उनको स्टिमुलस क्या है, उद्दीपन क्या मिला कि हाँ यार सर सब लोग मेरे नाम देखेंगे, मेरा सर नाम शेयर करेंगे, ये उद्दीपक है। जैसे एक बच्चा है, ढेर सारी मेहनत करता है, उसके पिताजी कहते हैं कि यदि तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं तो तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाई जाएगी। तो बच्चा बहुत मेहनत करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसके लिए स्टिमुलस है क्या, मोटरसाइकिल। कोई दूसरा बच्चा है, उसके पिताजी कहते हैं यदि तुम बहुत मेहनत करते हो तो तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन दिलाया जाएगा। तो बच्चा बहुत मेहनत करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसे मोबाइल फ़ोन चाहिए, वो उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा। जैसे एक टीचर है, स्कूल में टेस्ट लेता है, तो वो कहता है कि यदि इसके नंबर अच्छे आएंगे उसको एक पेन का पैकेट दिया जाएगा, ये उसके लिए स्टिमुलस है। जैसे एक मैंने कहानी पढ़ी थी कक्षा 11 में इंग्लिश में, कि पाउलो, एक लड़का रहता है पाउलो कनाडा की कहानी है। पाउलो को हवाई जहाज़ का सफ़र बहुत पसंद रहता है और उसको हवाई जहाज़ का सफ़र पता है। एक बार क्या होता है कि जो स्कूल के टॉपर रहते हैं उनको हवाई जहाज़ का सफ़र में घुमाया जाता है। तो पाउलो क्या करता है कि पाउलो पहले पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि यदि उसको हवाई जहाज़ में घूमना पसंद रहता है। एक बार उसके गाँव में हवाई जहाज़ आया, वहाँ रुका तो उसने देखा कि अरे तो ऐसा ऐसा होता है, तो मुझे भी इसमें घूमना है। लेकिन वो नहीं घूमता क्योंकि वो हवाई जहाज़ वाला इसको बैठाता नहीं है कि भाई मैं नहीं बैठा लूँगा। फिर एक दिन उसके स्कूल में कंपटीशन होता है और फिर कहा जाता है कि जो पूरे साल अच्छे से मेहनत करेगा और फर्स्ट आएगा, जो टॉपर रहेगा, उसको हवाई जहाज़ का सफ़र में यात्रा करवाई जाएगी। तो पाउलो क्या करता है कि पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है पाउलो, और पाउलो टॉपर रहता है और पाउलो की फर्स्ट रैंक रहती है, और पाउलो फिर उस हवाई जहाज़ में यात्रा करता है। तो ये हवाई जहाज़ जो है ये पाउलो के लिए स्टिमुलस का काम करती है, उद्दीपक का काम करती है, उसके व्यवहार को उद्दीप्त करती है। तो ये हो गया उद्दीपन की आवश्यकता। तो हमें सिखाना है यदि किसी व्यक्ति को उसमें जो अनुवांशिक विशेषताएं उसको मिली हैं जन्म से, उनमें अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें उसको उद्दीपन भी देना पड़ेगा, हमें उद्दीपन की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे पाउलो पहले नहीं पढ़ रहा था, पर उसको उद्दीपन दिया गया कि तुम्हें हवाई जहाज़ में घुमाया जाएगा, तो पाउलो ने टॉप कर दिया, एग्जाम टॉप करके रख दिया, फर्स्ट रैंक लाया वो। तो हमें उद्दीपन की आवश्यकता भी पड़ती है। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे कि विकास का अर्थ क्या है। ये अभी कुछ मुख्य बिंदु हैं, बाकी हम अपने जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम सारे कवर कर लेंगे, कोई भी बाहर नहीं होगा। 100 MCQ करेंगे उसमें सारे कवर हो जाएंगे। अभी कुछ MCQ हम इसके बाद भी करेंगे इस टॉपिक में। किसी ने बोला भी था कि सर MCQ भी कराओ साथ में, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है लेकिन हम करते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला है तो भाई करना तो पड़ेगा ही, और इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा MCQ के माध्यम से। तो पहला है कि विकास का अर्थ है क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही परिवर्तन है। आप में क्रमिक परिवर्तन होते जा रहे हैं, आप एक से एक चीज़ें सीखते जा रहे हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में एक से एक चीज़ें सीखते जा रहे हैं और आप में प्रगति हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यही विकास है। इसके बाद विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं, शैशवावस्था की कुछ और किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं। इसके बाद शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल। ये बायोलॉजी से संबंधित कॉन्सेप्ट है। स्नायुमंडल, ग्रंथियों की क्रियाएं, ये हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं अंदर, उसकी बात कर रहा है ये स्नायुमंडल। मांसपेशियों में वृद्धि, स्नायुमंडल, ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। विकास के सरस्त सिद्धांत, आपको विकास का मैं सरस्त सिद्धांत बता दूं। विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है विकास। कौन सा सिद्धांत है? सरस्त सिद्धांत। बालक जब गर्भावस्था में रहता है तब भी सिर से पैर की ओर विकास होता है, और उसके बाद जब जन्म लेता है उसके बाद भी सिर से पैर की ओर होता जाता है विकास। ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इस सरस्त सिद्धांत के अंदर आता है। शायद इसको सेफेलोपोडल कहते हैं इंग्लिश में, और एक है प्रैक्सिमोडिस्टल। वो मैं आपको इन दोनों को मैं अलग से बताऊंगा, अभी तो ये फैक्ट के रूप में आपको दिया गया है, इनको अलग से बताया जाएगा। बाकी विकास का प्रारंभ प्रसवपूर्ण अवस्था से होता है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है कि विकास, मानव विकास मात्रात्मक व गुणात्मक है। मानव विकास कैसा होता है? मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि मानव का जो विकास है वो क्या मात्रात्मक, एक ऑप्शन में मात्रात्मक दे दे, एक में गुणात्मक दे दे, तो फिर आप लगाएंगे कि मानव का विकास गुणात्मक होता है।
क्योंकि जब उसमें बहुत सारे गुण बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता है, तो हम कहते हैं कि उसका विकास हो रहा है। तो जब दोनों अलग अलग दिए हों तो गुणात्मक लगाएंगे आप, जब दोनों एक साथ दिए हों तो हम मात्रात्मक लगाएंगे। मात्रात्मक क्यों लगाएंगे? क्योंकि उसका शारीरिक विकास तो है वो तो मात्रात्मक तो होता है, उसकी तो हम बताते हैं कि हाइट इतनी है, 6 फुट है, वजन 60 किलो है, ये उसका मात्रात्मक भी है। लेकिन जब दोनों अलग अलग दे दिए जाएंगे तो हम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों लगाएंगे। विकास के समस्त क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, विकास जीवन पर्यंत होता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन महत्वपूर्ण है। और खिलौनों की आयु मैं पहले भी बता चुका हूँ, खिलौनों की आयु पूर्व बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था को कहते हैं। पूर्व बाल अवस्था होती है कितनी? 6 से लेके 9। उत्तर बाल अवस्था 9 से 12। तो खिलौनों की आयु पूर्व बाल अवस्था 6 से 9 और खेल की आयु 9 से 12 उत्तर बाल अवस्था। और भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक बचपन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आप इसमें आप क्या है, समाज से भाषा बोलना सीखते हैं। इसलिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ आप भाषा सीखना सीखते हैं इस उम्र में। बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। अब मैं यहाँ वीडियो बड़ा बन रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे सीधे सीधे उत्तर देता जाऊँगा कि कौन सा यहाँ पे सही है। बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। देखिए, मैंने जो पढ़ाया है सिर्फ उसी क्वेश्चन को करें, बाकी बहुत से तरीके प्राप्त वयस्कों से बराबर होते हैं, ये अनरिलेटेड फैक्ट हैं। तो यह वीडियो बड़ा बन रहा है इसलिए मैं केवल टिक कराता हूँ आपको, आप अच्छे से घर में बैठ के इसको पढ़ सकते हैं PDF में। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है, ये सही है इसका। दूसरा, निम्नलिखित में से किस स्तर के बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य किस में? किशोर अवस्था में। इसमें अपने समकक्षी वर्ग मतलब जो साथ वाले लड़के हैं, अपने समूह के लड़के हैं, उनके सक्रिय सदस्य। घर की फैमिली अच्छी नहीं लगेगी किशोर अवस्था में, पूर्व शैशवावस्था में फैमिली अच्छी लगेगी, बाल्यावस्था में फैमिली भी अच्छी लगेगी, वो बालकों के साथ भी रहना पसंद करेगा। लेकिन किशोर अवस्था में समकक्षी वर्ग ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। किशोर अवस्था समकक्षी वर्ग का सक्रिय सदस्य हो जाएगा। एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है? सामान्य 12 वर्ष मतलब उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आ रहा है वो 9 से 12 वर्ष। उसमें क्या होगा? अपने समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होगी। समकक्षी मतलब उसकी समान कक्षा वाला, उसके साथ उसकी एज ग्रुप वाला, उसकी समान उम्र वाला। वो 12 का है तो वो भी 12 का होगा, तो समान उम्र का है तो सबसे अधिक होगा कि भाई उसका अनुमोदन कैसे करें। अनुमोदन मतलब उसकी बात मानना, अनुमोदन उसकी बात मानना। तो वो सबसे ज़्यादा अपने समकक्षी की बात मानने के लिए बेचैनी होगी कि कोई भली मेरा ये साथ वाले 3-4 लड़कों का ग्रुप है, हम अगर इस ग्रुप से जुड़ के नहीं रहेंगे तो वो हमें ग्रुप से बाहर कर देंगे कि तुम हमारी बात नहीं मानते हो, तुम दूसरे के साथ रहो, हमारे ग्रुप में मत रहो क्योंकि तुम्हारी बात नहीं मानते। तो ये होता है अनुमोदन। तो सबका अनुमोदन करेगा, सबकी बात मानेगा एक 12 वर्ष का बच्चा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये होती है सबसे जटिल। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ये एक पॉइंट है जो मैंने आपको शायद नहीं बताया है, इसको आप लिख लें। बाल्यावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है। सेम एंड डाउट, शर्म और गर्व, सेम एंड डाउट, सेम एंड डाउट नहीं, सेम एंड डाउट नहीं है इसका मीनिंग। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। इसको लिख लें आप यदि आपको ना पता हो तो। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बालक बहुत तेजी से सीखता है, जिज्ञासा भी होती है, अनुकरण भी करता है। चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। चिंतन प्रक्रिया वो 9-10 वर्ष के बाद शुरू करता है। या आपको मैं जीन पियाजे की जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ चिंतन नहीं करता वो। इसके बाद है बाल्यावस्था कहाँ तक होती है? तो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोर अवस्था है। बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार, देखो मैं आपको अभी पढ़ाया पहले, ये विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास शुरू होता है
ये बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसलिए मैं 20 बार बता दिया। इसको प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू होता है, प्री नेटल स्टेज से विकास शुरू होता है, ना कि जन्म से। ये नहीं लगाना कि जन्म से, जन्म से तो वृद्धि होती है शुरू। विकास तो प्रसवपूर्ण अवस्था जब पेट में रहता है, गर्भावस्था जब से शुरू हो जाता है। किशोर डैश का अनुभव करते हैं। किशोर मतलब 13-14 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे क्या अनुभव करते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर, मैंने ऐसा बताया कि आपको नहीं बताया, तो ये गलत। आत्मसिद्धि का भाव, ऐसा बताया नहीं बताया। जीवन के बारे में संतृप्ति, ये भी नहीं मैंने आपको बताया। जो मैंने आपको बताया है सिर्फ आपको वही लगाना है, जो आपने पढ़ा है किताबों में मुझसे या कहीं से भी, वो आपको लगाना है। बाकी अनरिलेटिव चीज़ें जो ऑप्शन में आती हैं उसको आपको फटाक से अलग कर देना है, वो आपने नहीं पढ़ी, वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऑप्शन में डाली गई हैं। ये अनुभव काम कब करता है? जब आप बहुत सारे प्रश्न अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं हमें सिर्फ वही लगाना है, हमें फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना। तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर इस उम्र में एंजाइटी, दुश्चिंता मतलब चिंता की जैसी होती है दुश्चिंता, बार बार किसी चीज़ में असफलता मिले तो उसे हम दुश्चिंता कहते हैं। तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, पढ़ाई की चिंता है और दुनिया भर की चिंताएँ होती हैं, समायोजन की चिंता होती है, क्योंकि उनकी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं तो उनमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए उनमें वो हमेशा चिंतित रहते हैं, कोई पढ़ाई के प्रति, कोई किसी और चीज़ के प्रति, कोई पैसों की कमी के प्रति। तो किशोर जो है वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। मिश्रित आयु, मिश्रित आयु मतलब अलग अलग आयु, किसी की 4 वर्ष आयु, किसी की 8, किसी की 12, किसी की 15, किसी की 17। तो मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए सबसे अधिक किस बात का ज्ञान महत्वपूर्ण है? अब उसको विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है कि भाई बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं, किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं, शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं। क्यों होना चाहिए इन चीज़ों का ज्ञान उसको? क्योंकि वो इन तीनों क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, अलग अलग उम्र के, मिश्रित आयु वर्ग के। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। मूल प्रवृत्ति के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है, अभी आपको नहीं पता कि बेसिक इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति क्या होती है, आप जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में दें, इसका उत्तर आप कमेंट में दें हमें। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नशील रहना किस उम्र से संबंधित है? परिपक्वता का अर्थ लिख ले, यदि ना पता हो तो उससे एक प्रकार की समझदारी कहलाती है परिपक्वता। यदि आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो उतना समझदार नहीं होता, हम कहते हैं कि यार ये इतना परिपक्व नहीं है, ना इसकी बुद्धि इतनी अच्छी हुई है, ना इसका शारीरिक विकास इतना अच्छा हुआ है, ना सामाजिक विकास, ना इमोशनल, ना संवेग इतने अच्छे हुए हैं। ये सारी चीज़ें विकसित हो जाएंगी तो फिर हम कहेंगे ये परिपक्व हो गया, ये समझदार हो गया। तो मानसिक परिपक्वता और ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नशील रहना, प्रयत्नशील किस अवस्था में रहता है? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बालक जब प्रवेश करता है 13-14 वर्ष, तब मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यदि ऑप्शन में ये भी होता कि पूर्व किशोर अवस्था या उत्तर किशोर अवस्था, तो हम पूर्व किशोर अवस्था लगाते, क्योंकि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नशील रहना पूर्व किशोर अवस्था की विशेषता है। उत्तर किशोर अवस्था में 17 से 21 में तो वो परिपक्व हो चुका होता है, ये अंतर है। तो यदि वो ऑप्शन भी होता तो हम उसमें भी अलग कर देते। विकास की किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोर अवस्था। स्टैनली हॉल की परिभाषा है। मानव विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? संवेग किस प्रकार प्रकट होते हैं? संवेग मतलब गुस्सा है, प्रेम है, ये संवेग है। इनकी तीव्रता मतलब ये जल्दी जल्दी कब प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, ये पूछना किस प्रकार प्रकट होते हैं बताइए। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, अपने परिवार के लोगों से उल्टे संबंध, किसी ने कुछ पूछा उनको उल्टा सीधा जवाब दे दिया, मतलब गलत संबंध, पारिवारिक संबंध, किसी से अच्छे से नहीं बोला, टेढ़े मुँह बात कर रहा, ऐसे प्रकट हो रहे। व्यवसाय की समस्या तो आप जानते ही हैं, आप युवा वर्ग हैं, आपको अच्छे से पता होगा। तो वो सिर्फ युवा वर्ग में नहीं होती व्यवसाय की समस्या, युवा वर्ग में तो ज़्यादा हो जाती, लेकिन उस अवस्था में ये शुरू हो जाती कि यार कुछ ना कुछ करना है जीवन में। नई परिस्थितियों से समायोजन, किसी भी नई परिस्थिति आएगी उसमें समायोजन करने में उसको समस्या होगी, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, वीडियो बड़ी बन जाएगी, अब कोई बात नहीं। आप लोगों ने कहा था यदि आप लोगों को वीडियो बड़ी लगे तो कृपया आप कमेंट करें कि सर हमारी वीडियो कम रखें। किसी ने किया था कि सर 30 मिनट के आसपास रख ला, लेकिन ये ज़्यादा हो रही है वीडियो, तो प्लीज़
आप कमेंट में बताएं जो भी आपको समस्या हो, जितनी भी लंबी वीडियो, कम वीडियो, शॉर्ट लॉन्ग जो भी चाहिए आप कमेंट करें। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस अवस्था में होती है? वृद्धि हमारा मतलब शारीरिक विकास, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है इस अवस्था में शारीरिक विकास। शरीर बढ़ता है किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा। दो लोग इसमें और इसमें रहते हैं कन्फ्यूज, लेकिन किशोर अवस्था इसका सही आंसर है, क्योंकि वृद्धि यानी कि शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है सबसे ज़्यादा। चलिए, तो आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं क्लियर। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं। यदि आपको किसी चीज़ों के अर्थ समझ में ना आ रहे हों तो आप अपने नोट्स में उन चीज़ों के अर्थ लिख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो निकल जाएगा, फिर आप बाद में देखेंगे या 200-300 वीडियो हो जाएंगे हमारे, फिर आप कहेंगे कि अब कवर कर लूँ, तो फिर आपका कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी आप देखते जाएँ वीडियो, साथ में तैयारी करते जाएँ। जो भी आपसे ना बन रहा हो वो सब यहाँ से आप देखते जाएँ, अपने नोट्स में भी लिखते जाएँ, इन वीडियो को रिपीट करके देखते जाएँ। एक बार में ना समझ में आया तो कमेंट करें और दोबारा इनको देखें, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो चीज़ों को 10-10 बार पढ़ता था। एक बार में नहीं होता तो 10-10 बार पढ़ लो, क्योंकि एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में होगा, 2 में नहीं होगा तो 4 में होगा, लेकिन होगा जरूर यदि आप मेहनत करेंगे तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।